हेलो दोस्तों, आई एम राम। और हम लोगों ने चालू की थी पॉलिटी यानी एम लक्ष्मीकांत सर की बुक। क्लियर हो गया। हम उसमें थर्ड चैप्टर कर रहे थे, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसके 4 पार्ट आ चुके हैं। रीजन है, चैप्टर बड़ा है और बेसिक है, तो इस वजह से चीजों को एक्सप्लेन ज्यादा किया जा रहा है। इस वजह से क्या होता है, टाइम लग जाता है। क्लियर है बात? तो उसी के आगे करेंगे। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कल एक क्लास इकोनॉमिक्स की भी चालू की गई है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली हो क्लास तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें। इकोनॉमिक्स की एक अलग ही प्लेलिस्ट रेडी हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो हम लोग जहां तक कर रहे थे उसके आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं देखे हैं पुरानी क्लासें तो पहले उन्हें देखें, बाद में आगे बढ़ के आए। रीजन है, हर क्लास इंटरलिंक है। क्लियर हो रही है बात? हर एक क्लास आपको इंटरलिंक मिलेगी, क्योंकि जब तक आपको पहली क्लास का बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा आप आज की क्लास को समझ तो लेंगे, लेकिन जब आपको क्वेश्चन करने होंगे, आपको आंसर प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इन लाइनों के अंदर का मीनिंग भी हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एक बात बहुत जरूरी है कि आप पहली क्लासेस को कवर करें। तो आज हम कहां से चालू करेंगे? सार्वभौम वयस्क मताधिकार एक प्रॉपर्टी है संविधान की कि क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट मताधिकार। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका मतलब होता है कि अगर आपको वोट देना है, यानी वोट के लिए एक पर्टिकुलर कानून बना दिया गया। पहले क्या था, 1989 से पहले, कि जो भी लोग 21 साल के हैं या उससे ज्यादा एज के हैं वही लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन हो गया 1989 में, तो उसके बाद क्या किया गया, उस जो 21 ईयर की एज थी उस एज को कम कर दिया गया और कितना कर दिया गया? 18 ईयर। क्लियर है? कितना कर दिया गया? 18 ईयर। तो भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम मताधिकार को अपनाया गया। क्लियर है? किसे अपनाया गया? सार्वभौम मताधिकार। जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है। कितनी है? 18 ईयर है। क्लियर है? ये याद रखना है, कितनी है इस टाइम पर? 18 ईयर। उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं, आप किसी भी जाति से रिलेट करते हैं, आप किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हैं, आप साक्षर हैं, निरक्षर हैं, आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, नहीं है, तो भी आपको वोट देने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं तो आपको वोट देने का राइट नहीं होगा। तो एक तरह से आपको वोट देने से रोका जा सकता है। कौन कौन से? कि आप अगर सिटीजन नहीं है तभी आपको कोई रोक सकता है, लेकिन धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा के आधार पर आपको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? क्लियर है क्या ये बात? चलिए, वर्ष 1989 में
61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988। तो संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 1988 का था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 ईयर। क्लियर है? देश के वृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। क्लियर है? इन टर्म पे पकड़ बनाइए। अगर आप चाहते हो कि आपको एक आंसर में आपकी एक स्किल झलके, तो जैसे वृहद आकार, ऐसे टर्म्स, जनसंख्या, उच्च गरीबी, हमारे देश की प्रॉब्लम क्या क्या है? सामाजिक असमानता, क्लियर है? अशिक्षा। तो जब ऐसे शब्द आपके पास होंगे तब मैं कह सकता हूं कि आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। अब देखो, तो वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है, कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। क्लियर? तो ये आपको याद हो ना हो, लेकिन आपको क्या याद रखना है? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आपको को अगर याद है तो आप उन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वयस्क मताधिकार क्या होता है? अगर वो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? क्लियर है? उसके बाद एज किस संविधान संशोधन से घटी? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत 1989 में कम की गई थी। ये मत कह दिया करो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 नहीं, जो संशोधन अधिनियम था वो 1988 में पारित हुआ, लेकिन जो लागू हुआ वो 1989 से हुआ। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एज का कम होना, कब कम हुई एज? और मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये सारी बातें कि अगर आपको सार्वभौम मताधिकार लेके आना है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, या देश के अंदर ऐसी कौन कौन सी कमियां व्याप्त हैं जिनकी वजह से संविधान निर्माताओं को सार्वभौम मताधिकार को अपनाना पड़ा। विश्लेषण कीजिए। लो, बन गया क्वेश्चन, बन गया ना क्वेश्चन? तो उसमें अब क्या, आपको पहली बात तो देश को डिफाइन करना है, दूसरी बात देश के अंदर व्यक्त कमियों को डिफाइन करना है, और उन कमियों के बेसिस पर आप एनालाइज करेंगे और बाद में आंसर को कंक्लूड करेंगे। आई वो बात क्लियर होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। क्या? सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय संविधान फेडरल है। कैसा है? फेडरल है। और दो लक्षणों यानी एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यानी जो सेंट्रल की नागरिकता है, जो देश की नागरिकता है, वही आपकी नागरिकता होगी, केवल सिंगल। आपके पास राज्य की कोई नागरिकता नहीं होगी। आप यूपी में रहें, एमपी में रहें, मन करे गुजरात में रहो, मन करे राजस्थान में रहो, मन करे तमिलनाडु में रहो, वहां मन ना करे जम्मू कश्मीर में रहो,
आपसे कोई आपके राज्य की नागरिकता नहीं मांगेगा। क्या देखेगा? केवल आपके इंडियन सिटीजनशिप, यानी आपके पास भारतीय नागरिकता है या नहीं है। क्लियर है? अगर दूसरी ओर वहीं देखा जाए तो अमेरिका जैसे देशों, कहा अमेरिका जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि जिस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता भी होती है। यानी अमेरिका का जो फेडरलिज्म है, जिसे एकदम प्योर फेडरल बोला जाता है ना, एकदम पवित्र वाला, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो वहां क्या है, वहां पर आपको, यानी आपको क्या करना होगा, अमेरिका की सिटीजनशिप तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, आप जिस राज्य में रह रहे हो, आप मान लो कनाडा में रहते हो, वहां की आपको सिटीजनशिप लगेगी। बात समझ में आ रही है? आप जिस भी स्टेट में रहोगे वहां की भी नागरिकता, और जिस कंट्री में रह रहे हो यानी अमेरिका में रह रहे हो तो वहां की तो चाहिए ही चाहिए। और इसी वजह से वहां के जो लोग हैं वो दोनों चीजों को फायदा उठाते हैं, दोनों समूहों को फायदा उठाते हैं। यानी जो पहला है वो है राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त, यानी जो नेशनल गवर्नमेंट वहां की प्रोवाइड करा रही है, और दूसरा जो राज्य सरकार प्रोवाइड करा रही है। क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो उन्हें दोनों जगह का फायदा मिलता है। हम लोगों को सेंट्रल का फायदा मिलता है मोस्टली, जो सेंट्रल प्रदत्त योजनाएं होती हैं वो हमको मिलती हैं। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। चलो, भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनैतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। क्लियर है? समान राजनैतिक, यानी कि आप चाहे जहां हो, आपके पास जो पॉलिटिकल राइट आएगा वो सेम आएगा। आपके पास जो ह्यूमन राइट आएंगे, जो आपके पास सिविलियंस राइट आएंगे, वो आपके पास सेम आएंगे। यानी अगर आप कोई गलती करते हो तो जो प्रावधान, दंडों के प्रावधान जम्मू में होंगे वही प्रावधान आपको तमिलनाडु में भी मिलेंगे। जो आपके पॉलिटिकल राइट जम्मू में है, वोट देने का राइट या एजुकेशन का राइट, कोई भी राइट, वही राइट आपको कहां मिलेंगे, तमिलनाडु में भी। क्लियर है? ऐसे जो गुजरात में है तो वही अरुणाचल प्रदेश में। मैं देश के चार कोनों के नाम ले रहा हूं, अगर गौर कर पा रहे हो तो। बताया था मैंने जब उसका मैं पॉलिटी में ही, इसी में शायद थर्ड या फोर्थ क्लास होगी, आई थिंक फोर्थ क्लास, उसमें मैंने 1-2 मिनट के अंदर पूरा भारत समझा दिया था, चारों कोनों के लास्ट पॉइंट गिना करके कि कितना एरिया है इंडिया का। सांस्कृतिक लक्षण भी समझा दिए थे। इसी वजह से बोल रहा हूं, क्लास स्किप करोगे लॉस आपका होगा। मैंने बोला है पढ़ाने को, पढ़ा रहा हूं और पढ़ाऊंगा। ऑप्शनल के लिए बोला, ऑप्शनल फ्री होंगे ऑप्शनल। पूरा सिलेबस फ्री होगा तो फ्री होगा, लेकिन कवर करना आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर है? आगे बढ़े। नहीं देखा है जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहीं जाइए चैनल में एक्सेस करिए, सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगी।
और इस टाइम पे 3 प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, एक पॉलिटी विद कॉन्सेप्ट जहां केवल कॉन्सेप्ट के साथ पॉलिटी चल रही है, और एक एम लक्ष्मीकांत सर की जो ये अभी बुक चल रही है, और एक इकोनॉमिक्स की जिसकी कल पहली ही क्लास हुई है, बिल्कुल बेसिक क्लास, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं। आगे जाके जितना भी लेवल है 3 लेवल पे डिवाइड करके पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज की पूरी प्रिपरेशन। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। हाँ, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सिवाय कुछ मामलों के। अब देखना वो कौन कौन से मामले हैं जहां पर भेदभाव होता है। जैसे जनजाति क्षेत्र, कैसे? जनजाति ट्राइबल एरिया, जम्मू कश्मीर इत्यादि। लेकिन जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वो जब 370 लागू थी, क्योंकि ये 5th एडिशन बुक है एम लक्ष्मीकांत सर की, तो अपडेटेड नहीं है। तो जब जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, एक अलग झंडा था, तब वहां पर एक अलग कानून लागू होता था। लेकिन 370 हट गई, तो अब वहां पर देश में सारे वही कानून लागू होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो देश में लागू हो रहे हैं, जो हर एक स्टेट में लागू होते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो अब क्या बचा? केवल जनजाति क्षेत्र वाला एरिया बचा, और कुछ एरिया है जनजाति क्षेत्र के अलावा जहां पर कुछ हटके कानून लागू हो जाते हैं। तो अभी केवल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक को आगे चल के जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेंगे तो फिर एक एक करके आगे जाएंगे, काफी आगे डेप्थ में कोशिश करेंगे हर एक शब्द को समझने की। अगर शब्दों में पकड़ बन गई, कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्लियर करने से। क्योंकि प्रीलिम्स रट्टा मारोगे, स्टैटिक रट्टा मार लिया, जीएस में थोड़ा बहुत देख लिया, मान लो कैसे ना कैसे हो भी गया। लेकिन भाई साहब जो मेन है ना, जहां से बिल्कुल लबासना की रास्ता जा रही है, वो है मेंस। मेंस डिसाइड करेगा आप लबासना जा रहे हो या नहीं। क्लियर है? तो सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, सोशल इशू, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जाति विवाद होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। आज भी देश के अंदर सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे होते हैं। आज भी देश के अंदर वर्ग संघर्ष जारी है। आज भी देश के अंदर जातिगत युद्ध होते हैं। आज भी देश के अंदर भाषाई विवाद हैं, और आज भी देश के अंदर नरजाति विवाद हैं। क्लियर है? यानी आप एक बात कह सकते हैं कि जो सपना एकीकृत करने का, भारत को एकीकृत करने का संविधान निर्माताओं ने देखा, आज भी उस भारत का सपना पूरा नहीं हो पाया। क्लियर है क्या बात? तो वही बात है कि इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था, जो ड्रीम उन्होंने देखा था यूनाइटेड इंडिया का, वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? ये सारे सोशल इशू आज भी हमारे समाज में प्रेजेंट हैं। क्लियर है? तो हमारा संविधान खुद बताता है कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है यार, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस तो ठीक ही है, बोल देते बियॉन्ड चला गया, ये हो गया वो हो गया, अरे ठीक है यार, ठीक है सिलेबस नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, पहले संविधान तो समझ लो। अगर संविधान समझ में आ गया तो मतलब आप इंडिया समझ गए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट बात आती है स्वतंत्र निकाय की। किसकी? स्वतंत्र निकाय, यानी कि इंडिपेंडेंट सिस्टम।
कैसा? इंडिपेंडेंट सिस्टम, स्वतंत्र निकाय। अब देखो इसका क्या लेना देना भैया, तो भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, सरकार में कौन कौन? सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य, ठीक है, न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है। क्या क्या उपलब्ध कराता है भारतीय संविधान? विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट, सरकार, और न्यायपालिका या न्यायिक अंग। इन सारी चीजों की उपलब्धता कौन देता है हमें? संविधान देता है। कौन? संविधान। क्लियर है? बल्कि ये कुछ और स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। कैसे स्तंभ है भैया ये? लोकतांत्रिक, यानी पूरी तरह से जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। जनता को प्रॉब्लम आएगी, पब्लिक को प्रॉब्लम आएगी, तो ये सारे निकाय आपके लिए, आपके साथ खड़े होंगे। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब समाज के अंदर अवेयरनेस होगी कि हमारे लिए क्या बना है, हमारे लिए हमारे संविधान में क्या रखा गया है। अगर सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है तो इन चीजों के कोई मायने नहीं है। जिस तरह से पहले होता आया है, मैंने बताया भी था कि कोई भी पुलिस वाला गांव में जाकर किसी को भी हड़का देता है और लोग डर जाते हैं। रीजन है क्योंकि उनको अपने राइट नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि जो वो पुलिस मैन है उसका एरिया कितना है, वो कितना काम कर सकता है सोसाइटी के अंदर। उसे थप्पड़ मारने का हक है या नहीं है, उसे कुछ कहने का हक है या नहीं है। जिस दिन ये अवेयरनेस पूरी कंट्री के अंदर आ जाएगी उस दिन से सारे के सारे सिस्टम में सुधार आ जाएगा। उस दिन एक जो लोकतंत्र निर्माण की भावना संविधान सभा के पास थी, वो लोकतंत्र के निर्माण की भावना उसी दिन साकार हो सकती है जिस दिन संविधान की समझ पूरे देश में हो। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, क्या कहता है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग की स्थापना। पहला स्वतंत्र निकाय कौन? इलेक्शन कमीशन। क्लियर है? ये क्या करेगा? इलेक्शन कंडक्ट कराएगा पर 5 ईयर में। क्लियर है बात को? दूसरा, राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, यानी जो केंद्र और राज्य खर्च कर रहे हैं, किसका पैसा? हमारा यार, हम लोगों का। टैक्सेस कौन पे करता है? आप। टैक्स पेयर कौन हो देश के? आप। खर्च कौन कर रहा है? सरकार। तो आपको ये देखना है कि आपके पैसे, जो आपके टैक्सेस का पैसा गया है, क्या आपकी वेलफेयर में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसका जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का काम है वो किसके पास है? नियंत्रक एवं महालेखाकार के पास। तो दूसरी संविधान की स्वतंत्र निकाय कौन? नियंत्रक एवं महालेखाकार या महापरीक्षक। क्लियर है? जैसे कैग बोलते हो, क्या बोलते हो? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? आगे बढ़े।
तो ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल कहां से कहां? 315 से 323, भाग 40। क्लियर है? तो संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है? आपको पता ही है, सिविल सर्वेंट्स की भर्ती करेगा। तो ये एक तीसरा स्वतंत्र निकाय है संविधान सभा, जो संविधान है हमारा देश के लिए। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडियन सर्विस, वो उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवा क्या उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। किन मामलों में? अनुशासनात्मक मामलों। क्लियर है? राज्य लोक सेवा आयोग क्या करेगा? राज्य के लिए भर्तियां निकालेगा, राज्य को सर्वेंट प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, जो नेक्स्ट हमारा संविधान की सुंदरता, जैसे बोले क्या है? आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी पावर। क्या? इमरजेंसी पावर। नेक्स्ट विशेषता है हमारी इमरजेंसी पावर। तो आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था है। याद कर लो, आपातकालीन के प्रावधान किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या क्या है? देश की संप्रभुता, क्लियर कर चुके हैं संप्रभुता का मीनिंग, एकता, अखंडता, सुरक्षा। क्लियर है? किन किन चीजों के लिए? देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी ऑफ द कंट्री, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री। क्लियर है? संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना, ये पर्पस है हमारे पास जब हम लोगों ने आपातकालीन प्रावधानों को अपनाया। कहां से? जर्मनी। जर्मनी पता है ना? हाँ, वहां से क्या किया गया? आपातकालीन प्रावधानों को लिया गया और उन्हें अपनाने का रीजन क्या था? ये 4 to 5 फैक्टर। क्लियर है? तो हमारे पास कौन कौन से आपातकाल हैं जो राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं? हमारे पास क्या होंगे यार? राष्ट्रपति पास होंगे ना। कुछ भी, मतलब चल रही है तो चल दो क्लास, हाँ, कुछ भी है ना, बस कुछ भी बोल दो। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल, पहला आपातकाल जो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हो सकता है? जब देश में युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। याद रखना इन तीनों पॉइंट को कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लागू कर सकता है। केवल इतना पढ़ के मत रह जाना कि आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करता है। नहीं नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अगर 1 नंबर 2 नंबर वाली बात तो चल जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या है? युद्ध की स्थिति अगर हो, कहीं से अटैक हो रहा हो, सशस्त्र विद्रोह पैदा हुआ हो देश के अंदर, पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में वो क्या कर सकता है? राष्ट्रीय
आपातकाल घोषित कर सकता है। रिवाइज करो, युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था। इन 4 केसेस में वो क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट याद कर लो यार, मैं चाहता हूं कि कम से कम 60% आपको यहीं बैठे बैठे याद हो जाए, तो बाद में 40% आप रिवाइज कर लो जाके एग्जाम के। क्लियर है? अब देखो, नेक्स्ट है राज्य में आपातकाल, जिसे बोलते प्रेसिडेंट शासन, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। तो ये कब लागू होगा? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता। क्या? राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर असफल हो जाए, अगर ये एहसास हो जाए राष्ट्रपति को कि राज्य अब अपने वहां के कानून व्यवस्थाओं को नहीं संभाल सकता, और इसकी रिकमेंडेशन कौन देगा? इसकी रिकमेंडेशन देगा गवर्नर, राज्यपाल जो बैठा है स्टेट के अंदर, कि भैया सारी व्यवस्थाएं फेल हैं, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा, आप संभाल सको संभालो। तब क्या करेगा राष्ट्रपति? आपातकाल घोषित कर देगा, यानी अपना शासन लगा देगा। पूरी बागडोर उस स्टेट की कहां? प्रेसिडेंट के हाथ में। क्लियर है? तो ये कहा आर्टिकल 356, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में सफलता, असफलता। यानी सेंट्रल कोई अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है स्टेट को, वो बोल रहा है कि आप इस कानून को लागू करो, जो कि राइट भी है। लेकिन कुछ होते हैं ना वोट बैंक वाले, वो क्या करते हैं, हम लागू नहीं करेंगे। एनआरसी आया, आना चाहिए, अभी नहीं आया, मान लो आना चाहिए। सीएए में क्या हुआ था पता है ना? कुछ स्टेट हम लागू नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आर्टिकल 365 राइट देता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट उस स्टेट का क्या कर ले, एक तरह से अधिग्रहण बोल सकते हो, उस स्टेट की सारी पावर्स अपने हाथ में ले और स्टेट को खुद चलाए। एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, तीसरा जो आपातकाल है वो कौन सा है? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखो, भारत की वित्तीय स्थिरता यानी स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया, यह प्रत्यय संकट में हो, यानी कि वहां पर क्या हो, इंडिया में क्या हो, वित्तीय स्थिरता खो जाए। जैसे जैसे क्या? मान लो कहीं पर जैसे बोल देना कि लोकल मनी छप रही है, लोकल करेंसी आ रही है मार्केट के अंदर, आ जाती है बाई चांस, उससे क्या होता है, टेररिज्म को प्रोटेक्शन, सॉरी प्रमोशन से मिल जाता है, प्रोटेक्शन से मिल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में राज्य के अंदर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ जाती है ना? तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकता है, वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की पावर है। क्या तीनों आपातकाल क्लियर हैं? पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपातकाल के दौरान होता क्या है, देश
की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। क्या क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? राज्य कहां चले गए? केंद्र के हाथों में। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघी से एकात्मक हो जाता है। हमारे देश के संविधान की खूबसूरती, वाह वाह, जो यहां महक रही है। देखो कैसे महक रही है। शासन लगे, आपातकालीन पावर्स लगी। प्रेसिडेंट साहब ने जारी कर दिया प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी जारी कर दी, लागू कर दिया। एक तरह से क्या हो गया, पूरी पावर कहां चली गई? सीधे स्टेट से सेंट्रल के हाथ में। यानी अब कानून कौन बनाएगा राज्य के लिए? वही संसद जो केवल देश के लिए बनाती है। उस पर्टिकुलर राज्य के लिए भी क्या करेगी? कानून बनाएगी। जो उन राज्य की विधानसभाएं बनाती हैं, विधानसभा, क्लियर है? ठक हो जाएगा। कौन बनाएगा कानून? संसद, केंद्र। क्लियर है ये बात? आई होप बात क्लियर होनी चाहिए। तो जो भारत में हमारे संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मकता का गुण है, वो देखो यहां से निकला कि हमारे देश का संविधान संघात्मक के साथ साथ एकात्मक कैसे है? तो एकात्मक है कब? जब इमरजेंसी पावर्स लागू हों। तब हमारे संविधान का संघात्मक ढांचा खत्म होकर के एकात्मकता का ढांचा आगे आ जाता है। क्लियर है? राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक, कहां से? संघीय से एकात्मक में परिवर्तन होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। यानी जो उस संविधान को सुंदर बनाता है कि भैया समान स्थितियों में जो संघीय ढांचा है, लेकिन आपातकाल के दौरान एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मक हो जाना। क्या क्लियर है? आई होप क्लियर होना चाहिए। आई होप क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाए फटाक से। अब देखो नेक्स्ट बात आती है त्रिस्तरीय सरकार। संविधान की जो नेक्स्ट विशेषता है वो क्या है? थ्री लेयर गवर्नमेंट, थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट। कैसे? मैं इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करता हूं कि जब सरकार ने क्या किया, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, इनके इंप्रूवमेंट की रिपोर्ट मांगी। तो उस टाइम पे 1950-1953 की रिपोर्ट के लिए कमेटी बैठाई गई। कौन सी? बलवंत राव मेहता कमेटी। दौड़ा ना, पंचायती राज नहीं दौड़ा दिमाग में। हाँ दौड़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन से? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की जब रिपोर्ट सबमिट की बात आई तो बलवंत राम मेहता कमेटी गठित की गई और बलवंत राम मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1977 में और कुछ रिकमेंडेशन शामिल कर दी, है ना, सबमिट की सरकार को। फिर दूसरी कमेटी अशोक मेहता कमेटी। क्लियर है? तो वहां से निकल करके आता है क्या? त्रिस्तरीय सरकार। नहीं आया, अरे नहीं आया। आ गया? बढ़े? गुड। अब देखो मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह
भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था, कैसी? दो स्तरीय, यानी कौन कौन? सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य, और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट है। क्या क्या? दो स्तरीय व्यवस्था, संगठन के संबंध में प्रावधान, केंद्र और राज्यों की शक्तियां, सारी की सारी ये जो पॉलिसीज है, ये जो पावर है, कहाँ है? त्रिस्तरीय सरकार में क्या है? सब विद्यमान, सॉरी संविधान में विद्यमान, त्रिस्तरीय में कहा है? संविधान में। ठीक। बाद में वर्ष 1992 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने, कौन कौन से? 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने तीन स्तरीय यानी 3 टियर, अपेक्स, मॉडरेट, लोअर। अरे फूड चेन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? एनवायरमेंट में, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में पढ़ते हो ना? पिरामिड स्ट्रक्चर पढ़ते हो? पिरामिड पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? जीव भार का पिरामिड वहां पे पढ़ेंगे, अभी सारी क्लास लेंगे, टेंशन ना लो, बस शेयर करते चलो, यही दुआ है, यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितनी जल्दी लाइव आ गए बेटा, तहलका मचने वाला है। क्या मचेगा? तहलका, बता रहा हूं, आरंभ है प्रचंड वाला काम होगा। तो क्या 1992 में क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन होता है और 74वां संविधान संशोधन होता है, जहां से 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। कितना सुंदर संविधान है हमारा, और हम लोग पढ़ते नहीं है उसे, है ना बेवकूफ हम लोग, कि नहीं है? है ना? हमें बस ये पढ़ना है, आर्टिकल रट लेंगे, एग्जाम पास हो जाएंगे, है ना? क्लर्क की तो मिल ही जाएगी ना, सही बाद में कुछ क्लर्क तो है ही है। अगर बेटा यही चीजें सीरियस होकर पढ़ लो, एग्जाम जो चाहते हो वो मिलेगा, जो चाहते हो वो मिलेगा, गारंटी से कह सकता हूं। तो संविधान में एक नए भाग, 9वें भाग एवं अनुसूची 11वीं जोड़कर 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। क्या बनाई गई? 73वें से पंचायतें। देखा होगा जब किसान बिल आया था, आंदोलन चल रहे थे, वहां देख रहे थे क्या बात कह रही थी? खेप महापंचायत की आज सभा होनी है, महापंचायतों की खेप बुलाई जा रही है। पढ़ाएंगे आगे, हरियाणा वगैरह में ये बहुत देखने को मिला था, पंजाब में। क्लियर है ना? तो जो ये पंचायतों की संवैधानिक मान्यता है, वो कहां से मिली? 1992 के 73वें संविधान संशोधन से, पंचायतों के लिए, पंचायतों को घटा। क्लियर? आगे बढ़े, इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 1992 ने एक नए भाग 9A तथा अनुसूची 12, भाग कौन सा? 9A, शेड्यूल कौन सी? 12वीं। और भी है क्या? 12 ही है ना? हाँ याद रखना, ये जो आखिरी शेड्यूल है, 12वीं अनुसूची, वो कहां से जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में।
और प्रावधान क्या था उनमें? नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, यानी शहरी स्थानीय सरकारें, जहां कौन बैठता है? मेयर। मेयर साहब जा रहे हैं। कौन? मेयर। क्लियर है? गांव में कौन? प्रधान, है ना, प्रधान। ब्लॉक में कौन? ब्लॉक प्रमुख। जिले में कौन? जिलाधिकारी। आगे राज्य तो है ही, फिर चीफ मिनिस्टर। तो ये जो प्रावधान है कहां कहां से? 73वें संविधान संशोधन से और 74वें संविधान संशोधन से। 73वें से क्या आया? पंचायतें आई, और 74वें से क्या आया? नगर पालिकाएं। और वहां से त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था होती है। नहीं पड़ी पल्ले बात। क्लियर है क्या? क्लियर हो तो बता दो भाई, क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े, चलो। अब देखो भैया, अब क्या मुद्दा आया? मुद्दा ये आया अब कि अब यहां से जितनी भी हमारे संविधान की विशेषताएं थी, हो गई फिनिश। तो अब यहाँ पे कुछ सुविधाएं दे रखी हैं एम लक्ष्मीकांत सर ने, देख सकते हो। संविधान की सारी विशेषताएं कराई गई हैं, और इसी विशेषता को पूरे कराने के चक्कर में ये 5वीं क्लास है, आई थिंक 5वीं क्लास है ये, तो स्किप ना करें। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो संविधान की विशेषताएं कवर हो गई। तो अब देखो, यहां पर उन्होंने एक तालिका दी हुई है 3.1, जिसमें भारतीय संविधान को एक नजर में देखने को कहा है। एक नजर में है पूरा संविधान। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो पहला है, जो भाग फर्स्ट है, वो क्या है? संघ और राज्य, उसका क्षेत्र। कहां से कहां तक आर्टिकल है? संबंधित आर्टिकल 1 to 4, 1 to 4। क्लियर है? दूसरे भाग में हमारे क्या है? नागरिकता का प्रावधान है। किसका? नागरिकता। आर्टिकल कहां से कहां है? 5 to 11 है। आप ऐसे यहां से याद कर सकते हैं। मौलिक अधिकार, आर्टिकल कहां से कहां है? 12 से 35। भाग नंबर कौन सा है? 3। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग कौन सा है? 4th। क्लियर है? संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां है? 36 से 51, 36 से 51। 4A पार्ट में मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51 का है। 5th पार्ट में क्या है? संघ सरकारों का प्रावधान है। आर्टिकल कहां से कहां है? 52 से 151 तक। ठीक है? तो संघ सरकार को डिवाइड किया गया है। पहला जो उसमें अध्याय है वो कौन सा? कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78। दूसरा है संसद, अध्याय 2 में संघ सरकार का जो चैप्टर है, जो भाग 5 में है, आर्टिकल 79 से 122। तीसरा अध्याय राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। आर्टिकल कौन सा है? 1 to 3। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जिसे बोलते हैं, 1 to 3। राज्य की न्यायपालिका, सॉरी संघ की न्यायपालिका, आर्टिकल 124 से 147। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल कहां से कहां है? 148 से 151। तो ये मैंने एक बार समझा दी, तो आपके पास बुक होगी तो आप उसे यहां से कवर कर सकते हैं, इस चार्ट को। क्लियर है? तो आपको ये एक बार में याद करने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो हम कल की क्लास में क्या देखेंगे? हम लोग कल की क्लास में अनुच्छेद करेंगे, ये सारे अनुच्छेद एक एक को डिफाइन करेंगे। ठीक है? तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो सारे आपको टिक करा देंगे। सारे आर्टिकल आपको नहीं लर्न करने हैं। उसी क्लास में, कल के ही क्लास में हम
संविधान की अनुसूचियां कर लेंगे। क्लियर है? तो आज हमारा क्या खत्म हो गया है, आज हमारा जो संविधान की विशेषताएं थी वो फिनिश हो चुकी है। आई होप बात क्लियर हो। तो शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करिए। क्लियर है? कमेंट करेंगे मुझे पता चलेगा, तो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, आज भी थोड़ी बहुत आ रही है, तो उन्हें रिवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।